नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट जनवरी 2020 का, मतलब 2021 में जो आज पेपर हुआ 31 जनवरी को, उसका संस्कृत भाषा का हल। द्वितीय भाषा के रूप में जिन लोगों ने संस्कृत लिया होगा उनके प्रश्न संख्या 121 से 150 तक उन्होंने हल किया होगा। प्राइमरी लेवल का ये पेपर है और ये आप लोगों के लिए मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा ताकि आप जल्दी से इसे मिला लें और संतुष्ट हो सकें। तो इसमें मैं जो है आपको दूसरे पार्ट को सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 121 से 128 तक आप लोगों के क्या थे, ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न थे। तो इनमें प्रश्न को उत्तर मैं दे रहा हूँ। दुर्बल कायः मनुष्यः कथम आसीत्, तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा निर्धनः। भगवतः आदेशं दुर्बल कायः मनुष्यः कति दिनानि शिलानोदनम् अकरोत्, तो मासत्रयम् यावत्। अब ये दोस्तों आपका सेट जो भी हो उससे आप मिला लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आंसर दिए दे रहा हूँ। दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कारयता भगवता किम अभीष्टम आसीत, मतलब ये दुर्बल जन के द्वारा शिलानोदन कार्य में लगाए हुए भगवान की क्या इच्छा थी, मतलब भगवान क्या चाहते थे कि इसको इस काम में लगाकर क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा कि दुर्बल शक्तियुक्त स्यात्, दुर्बल जो है वो शक्तियुक्त हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान ने इस काम में लगाया था। अगला प्रश्न है शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बलः किम न प्राप्नोति स्म, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा भृत्य कार्यम। भृत्य कार्य को नहीं प्राप्त कर पा रहा था क्योंकि वो दुर्बल था। आगे बढ़ते हैं। निर्धना इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्, निर्धना का होगा निर्गतम धनम यशः, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं। शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्, शिलानोदन करो यह किसका निर्देश था, किसके लिए निर्देश था। तो यहाँ पर होगा सही विकल्प दुर्बल काय पुरुषस्य कृते, दुर्बल काय मनुष्य के लिए। सह नितराम खिन्नः इति वाक्ये नितराम इति अव्ययस्य कः अर्थः, मतलब ये है कि वह हमेशा खिन्न रहता था, निरंतर खिन्न रहता था। इस वाक्य नितराम इति अव्यय पदस्य कः अर्थः, इसमें नितराम का क्या अर्थ है, तो नितराम का मतलब होता है, नितराम का मतलब होगा अत्यंत। आगे बढ़ते हैं। अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्रायः, तो अलम चिंतया का मतलब हो जाएगा चिंता माँ कुरु, वैसे माँ की जगह यहाँ पर ना किया गया है। इस प्रकार से ये 8 प्रश्न हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 129 से 135 तक। ये जो है दूसरा गद्यांश है आपके सामने। और ये दोस्तों मैं आप लोगों को हवाई नहीं बता रहा हूँ, हमने भी सीटेट क्वालिफाई कर रखा है और ये कोई घमंड की बात नहीं, मैं सिर्फ बताइए रहा हूँ कि आप ऑथेंटिक समझें, इसलिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पुत्रम बोधयितुम पितुः वाणी कीदृशी आसीत्, पुत्र को बोधित करने के लिए पिता की वाणी कैसी थी, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा हृदय स्पर्शिका, यहाँ पर इन्होंने सही विकल्प लगा रखा है। अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारः प्राचलत्, आज मेरे द्वारा क्या किया गया, ये विचार किसके मन में आया, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा पुत्रस्य, इसमें पुत्र के विचार आया, पुत्र के मन में। भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, तो भोक्तुम इच्छा को बोलते हैं बुभुक्षा, भोजन इच्छा नहीं बोलते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा बुभुक्षा। आगे बढ़ते हैं। जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम, जल्पनादिकम तेन न कृतम, ये जो है आप लोगों का सही विकल्प होगा इसमें कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। गृहे भोजनम न खादित्वा कः बहिः आगच्छत्, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा पुत्रः, पुत्र बाहर नहीं आया। अगला प्रश्न है। यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत् तदा पुत्रः कीदृशः आसीत्, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा अधोमुखः। आगे बढ़ते हैं। पुत्रः भोजनम न कृतवान् इत्यतः माता कीदृशी आसीत्, इस पुत्र ने भोजन नहीं किया इस कारण से माता कैसी थी, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत्। आगे बढ़ते हैं। उचिततमं विकल्पम चित्ताधुलिखित प्रश्नानाम उत्तरम प्रदत्त, ये 15 प्रश्न हो गए हैं आप लोगों के अपठित गद्यांश के। अब बढ़ते हैं हम लोग पेडागोजी के प्रश्नों की तरफ, और इनमें अगर एक भी मैंने गलत बताया तो आप लोग हमारा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। लेखनार्थम बालान अध्यापन समये शिक्षक रूपेण भवता किम कार्यं करिष्यते, मतलब लेखनार्थम, लेखन के लिए बालकों को अध्यापन के समय शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे, तो इसमें सही विकल्प यही होगा स्वविचारान लेखितुम बालभ्यः अवसरम दास्यति, यही विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छात्राणां कृते एकाम अध्ययन
अध्यापन सामग्रीम चिनोतुम अधोलिखितेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल चुनने के लिए छात्रों के लिए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो उनको चुनने में सबसे ज़्यादा ये देखा जाना चाहिए कि वह सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत् तस्याः च संगठित रूपेण प्रयोगः क्रियेत। क्योंकि अध्ययन सामग्री जो है संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं काठिन्यम् अनुभवन्ति तेषां काठिन्य निवारणार्थम् अधोगत मार्गेषु कः मार्गः सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। द्वितीय कक्षा के कुछ छात्र कुछ वर्णों के उच्चारण में कठिनता महसूस करते हैं, उनके काठिन्य निवारण के लिए निम्नलिखित मार्गों में से कौन मार्ग सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा छात्रैः पौनः पुण्येन अभ्यासं कार्येत येन तेषां काठिन्यस्य निवारणं भविष्यति। आगे बढ़ते हैं। का सा पद्धति यस्यां व्याकरण नियमानुपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनन्तरं च तदाधारितानाम् उदाहरणानाम् उपरि। तो इसमें जो है व्याकरण नियमों के ऊपर प्रधान रूप से ध्यान दिया जाता है और उस पर आधारित उदाहरणों को दिया जाता है। तो ये होता है व्याकरण अनुवाद पद्धति में। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। तो विद्यार्थी लोग जो होते हैं वो भाषा का अधिग्रहण करते हैं साहजिक विनयात्मक वातावरणे व्यवहारं कृत्वा, क्योंकि अधिग्रहण कर रहे हैं, अधिगम नहीं, तो साहजिक रूप से ही होता है ये। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। तो सूक्ष्म मोटर कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों लेखनम। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था पद्यांश गद्यांश हल करने का, अगर आप लोगों ने उसे फॉलो किया होगा तो एकदम सरल प्रश्न आया है और आप लोगों को छूटा नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षायाः बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्। शिक्षक के द्वारा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न कक्षा के बहुभाषिक वाद को प्रोत्साहन करेगा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा स्वभाषया शाका नाम लामान लिखत। अपनी अपनी भाषा के जब नाम बताएंगे तब सभी की भाषाएं शामिल हो जाएंगी, वही तो बहुभाषावाद है, सभी को शामिल करना। अगला प्रश्न है निम्नतर कक्षासु अत्यानुप्रासिक कविता नाम उपयोगः क्रियेत। निम्न कक्षाओं में अंत्य अनुप्रासिक कविताओं का उपयोग करना, वही राइमिंग लाइन का। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर विकल्प ये होगा कि तारभि विद्यार्थिनः कठिन शब्दानां वर्णनं कर्तुं ततश्च वाक्यानि रचयितुं समर्थाः भवन्ति। यही विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधी गतिविधिं कारयितुं निश्चयं कृतवती। सा चर्चारूपाणां गतिविधीनां योजनां करोति। कांश्चन गूढप्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति। तेषां रुचिं चर्चां च वर्धयति। एताः प्रस्तुतयः सन्ति। तो इस प्रकार की जो प्रस्तुतियां होती हैं दोस्तों वो श्रवणानंतर गतिविधियां भवन्ति, मतलब ये होती सुनने के साथ साथ वो प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सही विकल्प ये होगा कि ताभि विद्यार्थिनः लक्ष्य भाषां भाषितुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति, क्योंकि लक्ष्य भाषा को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा राइमिंग से। माफ़ करिएगा, उसको मैं जल्दबाजी में बोल दिया। 144 में आपका सही विकल्प तीसरा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 144 के बाद 145 है। भाषा कक्षायां चित्राणां विज्ञापनानां प्रयोग विषये अधोलिखितेषु का उक्तिः न समीचीना। भाषा कक्षा में चित्रों अथवा विज्ञापनों का प्रयोग विषय में निम्नलिखित में से कौन सी युक्त समीचीन नहीं है। तो इनमें से समीचीन यही नहीं होगा कि एतेन बालैः काल्पनिक जगत तथा च कक्षायां तेषां सर्जनस्य कृतं स्थानं प्राप्यते, ये भी सही है। तेभ्यः श्रवण कौशलस्य विकासार्थम अवसरः तेन लभ्यते, ये गलत होगा। श्रवण कौशल का इससे विकास नहीं होता है, देख करके उनकी कल्पना सृजनात्मकता इत्यादि अभिव्यक्ति शैली इत्यादि का विकास होगा, लेकिन इससे श्रवण से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय न बर्बाद हो। अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्गामी साक्षरता स्तरे डैश अपि लेखन वर्गे स्वीक्रियते। उद्गामी साक्षरता मतलब जब बच्चा लिखना सीख रहा होता है, एमर्जेंट हो रहा होता है, एमर्जेंट मतलब इमर्ज कर रहा होता है, धीरे धीरे सीख रहा होता है, उस जो है उसमें उस स्तर में जो है चित्रांकनम, चित्र का अंकन को भी लेखन वर्ग में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। और मैंने दोस्तों जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन का 2 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड कराया था, उनमें से ही लगभग 10 क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने अगर उसे देखा होता तो अच्छा था,
अगला प्रश्न है विद्यार्थिनः भाषायाः व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। विद्यार्थियों के भाषा के व्यवहार के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए दोस्तों वार्तालाप, इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होगा बच्चा उस वातावरण के लिए। इस प्रकार से वार्तालाप ही सही उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न है बालस्य भाषाधिग्रहण समये अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। बालकों के भाषाधिग्रहण में निम्न में से कौन सी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाषा अधिग्रहण की बात किया है, मतलब मदर टंग होगी पक्का। जब मदर टंग की बात है तो परिवार। क्यों? अधिग्रहण में परिवार का, माहौल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरणम डैश पद्धति केंद्रितम अस्ति। व्याकरण नियमों का कंठस्थीकरण व्याकरण पद्धति पर आधारित होता है। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। और अंतिम प्रश्न है भाषायाः अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम। भाषा के अधिगम के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो भाषा के अधिगम के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अनुवाद का विकल्प है। अनुवाद को जो है हम प्रत्यक्ष विधि से भी उसको अनुवाद को हटा सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी पढ़ा सकते हैं, परंतु और चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जो है दोस्तों अगर आप अन्य सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उसके लिए भी हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्द ही आप इस चैनल को फिर से विजिट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य पार्ट्स को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।